कि प्रतिक्रिया देना। वातावरण में बाहर से यदि हमारे पास में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक, प्रकाश की या किसी अन्य प्रकार के वातावरण की अभिक्रिया हमारे ऊपर आती है, तो उसके प्रति हम क्या क्रिया दर्शाते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तेजनशीलता। जीव विज्ञान की भाषा में, सामान्य भाषा में उत्तेजन शब्द का अर्थ होता है अरे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, वो नहीं है। जीव विज्ञान के अनुसार कोई भी कार्य जो बाहर की तरफ से हमारे तरफ आ रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाल रहा है, उसके प्रति हमने क्या प्रतिक्रिया दी है, उसे कहा जाता है उत्तेजनशीलता। जैसे कोई पेड़ है, उसमें पानी कम हो गया, उसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद आप देखना जो उसकी पत्तियां थोड़ी झुक गई थी, धीरे धीरे सीधी हो जाती है। कोई केचुआ, बहुत छोटा सा जीव है केचुआ ऐसे जा रहा है, आप उसके सामने सर्फ वाला पानी डाल देंगे तो आप देखना वो वापस मुड़ जाएगा। चींटी जा रही है, चींटी लाइन बनाकर जा रही है, आप थोड़ा सा उनकी लाइन के बीच में एक उंगली मार दीजिए, उनका जो केमिकल था हट गया, आप देखेंगे कि वो यहाँ वहां बिखर गई। तो बहुत छोटे से छोटे जीव भी बाहर वातावरण से जो क्रिया आती है उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। मैं बोल रही हूँ जीव मतलब जिसमें जीवन है, मतलब सजीव उत्तेजनशीलता दर्शाते हैं, जबकि निर्जीव कोई भी उत्तेजनशीलता नहीं दर्शाते, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो जंतु हो और चाहे वो सूक्ष्म जीव हो। तो पौधे भी, जगदीश चंद्र बसु जी ने एक उपकरण बनाया था और उस उपकरण क्रेस्कोग्राफ के द्वारा उन्होंने बताया था कि यदि पौधे में जहर मिला पानी डाला जाए तो पौधे भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और उस क्रेस्कोमीटर में क्या हो रहा था कि उसकी जो सुई है वो अपने स्थान से तेजी से हिलने लग जाती थी जैसे ही जहर वाला पानी दे। तो पौधे भी, जंतु भी और सूक्ष्म जीव भी उत्तेजनशीलता की क्रिया को दर्शाते हैं, यानी वो सजीव है, और जो निर्जीव होते हैं वो उस क्रिया को दर्शाते नहीं है। इसके बाद में अगला है सजीवों का लक्षण अनुकूलन। जो अनुकूलन है वो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन हिंदी भाषा में यदि हम इसे समझे तो जहाँ पर भी हम रह रहे हैं उसके प्रति हम भाई ठीक है, हम जा रहे हैं, बढ़िया है, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन, सामान्य भाषा। लेकिन जीव विज्ञान की भाषा में कोई भी जीव जहाँ पर रहता है वो अपने आप को उस वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेता है, यानी अपने लक्षणों को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, बदल लेता है। रूप, रंग एवं आकार में, आदतों में होने वाले वे परिवर्तन जो किसी भी सजीव को किसी वातावरण में रहने के उपयुक्त बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे कि आपने देखा होगा कि मछली पानी में रहती है, उसके पंख होते हैं, पक्षी हवा में रहता है, उसके भी पंख होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मछली पानी में तैरने के लिए उसके पंख काम करते हैं, वो हवा में नहीं उड़ सकती, जबकि पक्षी के पंख है, वो पक्षी पंख के द्वारा उड़ तो सकता है लेकिन पानी के अंदर तैर नहीं सकता। ऊंट यदि बहुत गर्म जगह पर रहता है, रेतों में रहता है, बिल्कुल रेगिस्तान में रहता है, तो वहां पर ऊंट जीवित रह सकता है। लेकिन हमारे यहाँ से यदि हम सामान्य वातावरण में रहने वाली गाय को वहां ले जाएं तो वो सामान्य अवस्था में इतने गर्म स्थान पर जीवित नहीं रह पाती है, क्योंकि ऊंट के अंदर रेतीले रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलन है। और वो अनुकूलन क्या है? ऊंट के पैर बहुत गद्देदार होते हैं तो वो रेत में भी तेजी से दौड़ सकता है। ऊंट के शरीर में इतने ज्यादा पानी एकत्रित करने की क्षमता है कि कई महीनों तक भी उसे पानी ना मिले तो वो उसी पानी के उपयोग द्वारा अपने शरीर को हाइड्रेट रखता है। गाय में ऐसी क्षमता नहीं। गिरगिटान को आपने देखा होगा, गिरगिटान यदि हरे पेड़ पर जाती है
तो उसका कलर चेंज हो जाता है। यदि वो सूखे पेड़ पर जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है। छिपकली सामान्य दीवारों पर रहती है, उसका कलर अलग होता है। यदि वो किसी टूटी फूटी दीवार में चट्टानों पर रहेगी तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ये जो कलर चेंज ये क्या है? अनुकूलन। जो भी जीव जहाँ पर रहता है वो अपने शरीर में, रूप में, रंग में, आकार में, आदतों में परिवर्तन ले आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। कुछ अनुकूलन दीर्घकालीन होते हैं और कुछ अनुकूलन अल्पकालीन होते हैं। दीर्घकालीन अनुकूलन यानी जो एक बार आ गए मतलब आ गए, वो वापस नहीं लौटते, वो अगली पीढ़ियों तक जाते हैं। अल्पकालिक अनुकूलन यानी ऐसे अनुकूलन जो एक बार आ गए लेकिन कुछ समय पश्चात चले जाएंगे। जैसे उदाहरण, दीर्घकालीन अनुकूलन, गाय किसी समय में सब गाय एक जैसी थी। कुछ गाय ठंडे प्रदेशों में गई, उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल हो गए। उस बाल के कारण वो ठंड में अपने शरीर की रक्षा कर पाती है। ये दीर्घकालीन अनुकूलन है और उसकी सभी प्रजातियां उसी तरह की हो गई। लेकिन अल्पकालीन अनुकूलन क्या है? अल्पकालीन अनुकूलन का मतलब है कि हम थोड़े समय तक धूप में रहे तो हमारी त्वचा ने उस धूप से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा मेलानिन बनाया, क्योंकि मेलानिन हमारा अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वो मेलानिन के कारण हमारी स्किन जो है वो काली हो गई। और बाद में कुछ समय बाद जब हमने धूप में रहना बंद कर दिया, हम सामान्य रूप से फिर से रहने लगे, तो फिर से क्या हुआ कि फिर से हमारा कलर वापस से काले से फिर से गोरा हो जाता है। इसे कहते हैं अल्पकालीन अनुकूलन। ऐसे यदि हम पूरी जीवों में देखें तो हम देखेंगे बहुत सारे अनुकूलन, जैसे कि जितने भी बिल में रहने वाले जंतु हैं सबका मुंह नुकीला होता है और शरीर बहुत लचीला होता है। पक्षी जो चट्टानों पर रहते हैं, कुछ बड़े वृक्षों पर रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, सबके डैने पंख बिल्कुल अलग अलग प्रकार के होते हैं। पक्षी जो अनाज के छोटे दाने खाते हैं, इल्ली खाते हैं या कठोर बीजों को खाते हैं, सबकी चोंच का आकार अलग अलग है। तो उनमें जो कि सबसे पुरानी प्रजाति वो एक जैसी थी, बाद में धीरे धीरे भोजन के आधार पर, रहन सहन के आधार पर उनमें क्या हुआ, नए नए लक्षण उत्पन्न होते गए और इसीलिए हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। समझ गए होंगे आप लोग। अब सजीव कैसे हैं बच्चों? अब हम अगले पाठ के लिए दीर्घायु, कालप्रवाह, लंबा मृत्यु। अभी तक हमने पढ़ा सजीवों के लक्षण। अब है सजीवों के जीवन में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है उनके बारे में पढ़ा। तो दीर्घायु एक अलग शब्द है, कालप्रवाह अलग है और मृत्यु। अब दीर्घ आयु, आयु क्या है? आयु वास्तव में जीवन अवधि है कि कोई भी जीव कितने समय तक जीता है उसे कहा जाता है उसकी आयु। मैक्स रूटनर नामक वैज्ञानिक ने काल प्रभावन एक सिद्धांत दिया। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कोई भी जीव कितना जीता है और कितनी ऊर्जा, वो उन्होंने बताया कि वो जितनी ऊर्जा का उपयोग करता है वो उसके शरीर के भार पर निर्भर करता है। जैसे एक चूहा और एक हाथी, दोनों के भार में डिफरेंस है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव अपने शरीर के इकाई भार के बराबर ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन भर में कर लेता है और जब वो इतनी ऊर्जा का उपयोग कर लेता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे चूहा, उसकी औसत आयु 2 वर्ष है, छछूंदर की 1 वर्ष है, कुत्ते और बिल्ली की 15 वर्ष है, मनुष्य और हाथी की 70 वर्ष है। तो ऐसे क्यों है? अलग अलग है। ये निर्भर करता है कि उसने कितनी ऊर्जा का उपयोग किया। मतलब आयु का संबंध सीधे सीधे ऊर्जा के उपयोग से। अब ऊर्जा क्या करती है हमें मालूम है? ऊर्जा से हम अपने काम करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन के काम करते हैं, हम अपने वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं। वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है? तो हम देखते हैं वो ऊर्जा हमें मिलती है भोजन से। भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ये
ऊर्जा हमें कब मिलती है? जब भोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। जब भोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है, यानी श्वसन से सांस लेते समय जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसकी क्रिया बचे हुए भोजन से होती है, उससे मिलती है हमें ऊर्जा। इससे हम अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रशमन करते हैं। किंतु इस ऊर्जा के साथ साथ हमें और भी कुछ मिलता जाता है, जिसे हम कहते हैं ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में जमा होते जाते हैं जिन्हें जो हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, विषैले उत्पाद भी हमें प्राप्त होते रहते हैं। तो अब हमारी आयु दीर्घ क्यों है, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे, आगे चलते हैं अपन। दीर्घायु क्यों है? हमारी दीर्घायु ज्यादा क्यों है? चूहे की उतनी ज्यादा कम क्यों है? जो कुत्ता बिल्ली की कम क्यों है, हमारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारा जो मनुष्य है या हाथी है, इनके दिमाग का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे भ्रूणावस्था में धीरे धीरे विकास होता है, वैसे ही दिमाग का विकास भी धीरे धीरे होता है। आपने देखा होगा मनुष्य का शिशु जब जन्म लेता है 0 वर्ष की आयु में, वो ना पहचान पाता है, ना बोल पाता है, ना बैठ पाता है, ना खा पाता है, बिल्कुल असहाय अवस्था में जन्म लेता है। किंतु ऐसे जीव जिनकी आयु कम है उनकी तरफ हम जाएं तो आप देखें कि चूहा या छछूंदर, इनके शिशु बहुत तेजी से वृद्धि कर लेते हैं, बहुत कम समय में वृद्धि कर लेते हैं, उनके अंग तेजी से कम समय में ही काम करने लग जाते हैं। जबकि मनुष्य के बच्चे को अपनी फुल ग्रोथ प्राप्त करने में, यानी उसके दैनिक जो काम करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लगता है। यानी 1 वर्ष तक उसके दिमाग का विकास तेजी से होता है, फिर बाद में भी और 10, 12, 13 वर्ष तक लगातार होता रहता है। तो दीर्घायु का एक कारण क्या हो गया? मस्तिष्क का विकास। दूसरा, शिशु का असहाय अवस्था में जन्म लेना, और फिर उसके बाद उसकी चंचलता। जो जीव जितना चंचल होगा, जितनी तेजी से दौड़ भाग करेगा, वो उतनी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करेगा, और जो जीव थोड़ा स्थिर होगा, कम भाग लेगा, तो उसके लिए उसको कम ऊर्जा होगी। और मैक्स मूलर ने अपने काल प्रभावन के सिद्धांत में कहा, काल यानी समय, प्रभाव यानी प्रभाव। उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव अपने शरीर के भार के इकाई ग्राम के बराबर ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन में करता है। तो ऊर्जा का संबंध आयु से है, ऊर्जा का संबंध आयु से है। जब वो उतनी ऊर्जा का उपयोग कर लेगा तो मनुष्य की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब आयु में अंतिम समय है मृत्यु, और पहला समय है जन्म। जन्म के बाद दीर्घायु, और बीच का जो समय है इसमें वृद्धि होती है, और वृद्धि होने में किसका हाथ है? भोजन और ऊर्जा। और इन दोनों के द्वारा हमें बहुत सारे एक विषैले उत्पाद अनजाने में ही प्राप्त हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, जिनके द्वारा श्वसन और पाचन, ये सब क्रियाएं चलती हैं। उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है और विषैले उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, हमारी कोशिकाओं के अंदर धीरे 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 जमा होते रहते हैं। क्योंकि शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से, और एक कोशिका भी शरीर के सभी जैविक कार्यों को करने में सक्षम है, और हमारी प्रत्येक कोशिका हमारे शरीर की जैविक कार्यों को करती है। तो उससे क्या होता है? कोशिका के अंदर विषैले उत्पाद जमा हो गए। जब विषैले उत्पाद जमा हो गए तो क्या हुआ? उससे ये होता है कि वो विषैले उत्पाद कोशिका की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। जब वो कोशिका की कार्य क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि कोशिका के लिए ये एक्स्ट्रा पदार्थ है, इनकी आवश्यकता कोशिका को नहीं है। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य है, अन्य कोशिकांग है, उनकी क्रिया को ये प्रभावित करते हैं, जिससे कोशिका की कार्य क्षमता कम होती जाती है, जिसका प्रभाव शरीर में बाहर की तरफ दिखने लगता है। यानी बाहर की जो अकारिकी है, अंदर की जो कारिकी है, उन पर इन विषैले पदार्थों का प्रभाव दिखता है, जिससे बाहर से हम कहते हैं कि हम अब तेज नहीं चल पाते, भाई उम्र हो गई है, अब
हमें अब खाना नहीं बचता, आंखों से थोड़ा कम दिखने लगा है, ऐसे शब्द हमने थोड़े जिनकी उम्र होती जाती है उनके मुंह से सुने होंगे। क्यों? समझ में आ गया आपको? क्योंकि कोशिकाओं में क्या जमा हो रहे हैं शरीर पर, जैसे कोशिकाएं काम नहीं कर रही, कोशिकाएं काम नहीं कर रही तो अंग अच्छे से काम नहीं कर रहे, जिससे प्रत्येक जैविक क्रिया वृद्धि, उपापचय, गति, उत्तेजनशीलता सब में धीरे धीरे क्या होने लगती है? आयु के अनुसार कमी। इसे ही हम कहते हैं काल प्रभावन। और काल प्रभावन के कारण कोशिकाओं में विषैले उत्पादों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि कोशिकाएं धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देती है? काम करना बंद कर देती है, उनकी मृत्यु शुरू हो जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं यदि मर गई तो अंग भी मर जाएंगे, अंग तंत्र मर जाएंगे और क्या हो जाएगी? मृत्यु। अब जब मृत्यु है तो अपन ने देखा होगा मृत्यु केवल एक कारण से नहीं होती। ये वाली जो मृत्यु मैंने बताई ये स्वाभाविक मृत्यु जिसका क्या है कि व्यक्ति के कोशिकाओं ने अंगों ने काम करना बंद कर दिया, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। किंतु यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, यदि उसके किसी अंग में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके कारण उसके अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, वैसी की मृत्यु, उस आधार पर मृत्यु को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो मृत्यु के अलग अलग प्रकार हैं। मृत्यु के प्रकार पहला है चिकित्सीय मृत्यु। चिकित्सीय मृत्यु। फिर दूसरा है जैविक मृत्यु। और जो तीसरा है वो है कोशिकीय मृत्यु। चिकित्सीय मृत्यु, यदि किसी व्यक्ति की हृदय गति बंद हो गई है, नाड़ी गति बंद हो गई है, तो उसे कहा जाता है चिकित्सीय मृत्यु। यदि किसी व्यक्ति के अभी अंग काम कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क कार्य कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं, और मस्तिष्क काम कर रहा है लेकिन बाकी पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, तब हम उसे कहते हैं जैविक मृत्यु। और जब पूरा शरीर यानी मस्तिष्क, हृदय, अन्य सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोशिकीय मृत्यु। इस अवस्था में यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गया या किसी अन्य दुर्घटना, कोई भी अंग फेलियर हो गया, तो उस समय इस मृत्यु और इस मृत्यु के बीच में थोड़ा सा समय बचता है, जिस समय अंगों को निकालकर, यानी जैसे लीवर है, हृदय है, किडनी है, इनको आंखें हैं, आंखों के अंदर की कॉर्निया है, उसे निकालकर अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। प्रत्यारोपित का अर्थ होता है जिनके ऐसे ये अंग खराब हो चुके हैं, उन्हें हटाकर इन अंगों को लगा दिया जाए। तो ये मृत्यु महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मृत्यु में अंगों को तुरंत कुछ समय के लिए, कोशिकाएं मर नहीं पाई अभी, और पहले ही निकाल लिया जाए, सुरक्षित रख लिया जाए और तेजी से दूसरे लोगों को दे दिया जाए, तो अन्य व्यक्ति के कार्यों की पूर्ति हो सकती है। इस तरह ये मृत्यु जो है जैविक मृत्यु, ये ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है जैविक विविधता। जैव विविधता, जैव यानी जीव और विविधता यानी क्या? विभिन्नता। जैव विविधता, बहुत सारे जीव, ऐसे जीव पाए जाते हैं धरती पर जो देखने में लगभग थोड़े थोड़े एक से लगते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं विभिन्नता पाई जाती है। आप यदि अपने आसपास देखेंगे, यदि आपने गधा, घोड़ा और जेब्रा तीनों देखे, इसमें एक और प्रजाति होती है जिसको हम खच्चर कहते हैं, आप देखेंगे तो ये इनका जो बाहरी आकार है वो देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं
इंच, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का गठीला साइज है, किसी के स्किन पे लाइनिंग है। तो इस तरह इनको धीरे धीरे अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब ये मैंने एक उदाहरण बताया। अब यदि आप देखेंगे बाघ, चीता, अलग अलग इनके शरीर में आप ज्यादा देख रहे, एक में धारियां हैं और एक में स्पॉट्स है। हिरण, बारहसिंगा, दोनों में सींग का डिफरेंस है। तो इस तरह यदि आप पृथ्वी पर देखने जाए जंतुओं को, क्या पौधों को भी, तो आप यदि मैं एक बोलूं गुलाब, तो गुलाब में ही देखिए आप विभिन्न कई प्रकार मिलेंगे। इस तरह और ये जो मैं नाम ले रही हूँ, इसमें आप देखें कि अलग अलग बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे प्रकार मिलेंगे जातियों के। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैव विविधता, क्योंकि हम क्या कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान, विज्ञान यानी सबके उसके बारे में सब कुछ जानना, जीवों के बारे में सब कुछ जानना, तो उसके लिए हमें जैव विविधता के बारे में मालूम होना आवश्यक है। हम यदि गेहूं ही बोलते हैं तो उसकी कई प्रजातियां, यदि हम चावल बोलते हैं उसकी कई प्रजातियां, हम आम बोलते हैं उसकी कई प्रजातियां। चींटी बहुत छोटा सा जीव है, चींटी, उसको आप देखेंगे तो चींटी में ही आपको लाल चींटी, काली चींटी, भूरी चींटी, बड़ी चींटी, पंख वाली चींटी, है ना, ऐसे अलग अलग प्रजातियां हैं। तो संसार में अभी तक 10 लाख पौधों की प्रजातियां, 4 लाख जीवों की प्रजातियां जानी जा चुकी है, खोजी जा चुकी है। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अभी भी और ऐसी जातियां हैं, प्रजातियां हैं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी है। ये कैसे उत्पन्न हुए, विभिन्न जैवों में विकास हुआ, उनके कारण हमें धीरे धीरे कुछ विभिन्नता आती गई और ये उत्पन्न होते गए। तो जैव विविधता के बारे में जानेंगे तभी हम किसको जान पाएंगे, जीव विज्ञान को। तो जैव विविधता आप समझ गए होंगे, जैव विविधता क्या है। अब जैव विविधता में इतने सारे जीव हैं, सबका अध्ययन हमको जीव विज्ञान में करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जैव विविधता का करना पड़ेगा वर्गीकरण। क्या करना पड़ेगा हमें, वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ है वर्गों में बांटना। कैसे बांटना, उनके लक्षणों के आधार पर। जिनके एक से लक्षण है उनको एक वर्ग में रख दिया, बाकी और हैं उनके एक जैसे लक्षण है उनको अलग वर्ग में रख दिया। लेकिन एक वर्ग जो है वो दूसरे वर्ग से बहुत क्या रखेगा, विभिन्नता रखेगा, वो उसके जैसा नहीं होगा। तो वर्गीकरण, वैज्ञानिकों ने क्या किया, वर्गीकरण विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जितने भी जीव संसार में पाए जाते हैं उनको अलग अलग वर्गों में बांटा और इस क्रिया को कहा जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए उन्होंने विभिन्न स्टेप्स रखे हैं जिनको अपन आगे पाठ में पढ़ेंगे। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा इनका अध्ययन करने के लिए। और वर्गीकरण से करने से क्या फायदा मिलेगा, वर्गीकरण करने से हमें इनका अध्ययन सरल हो जाएगा, इन सभी जीवों का अध्ययन सरल हो जाएगा। जो जितने भी जीव है उनको एक विशिष्ट पहचान मिलेगी, उनको विशिष्ट पहचान मिलेगी और उस विशिष्ट पहचान के द्वारा जाना जाएगा उन जीवों को। फिर जीवों में आपस में संबंध पता चलेगा, जीवों में संबंध पता चलेगा कि उनमें आपस में विकास के समय क्या संबंध रहे हैं, कौन सा जीव किससे विकसित हुआ है। इसी के द्वारा जैव विकास के बारे में पता चलेगा। वर्गीकरण के द्वारा ही उनके रहन सहन, आवास और आदतों के बारे में पता चलेगा। अब जब वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो किसी भी वर्ग का हमने एक प्रतिनिधि चुना और उस प्रतिनिधि का यदि हमने अध्ययन कर लिया, मतलब हम उस पूरे
वर्ग के जीवों के लक्षण एक जैसे हैं, तो हम उस पूरे वर्ग के जीवों के बारे में जान जाएंगे। यानी एक का अध्ययन किया और बाकी सबके बारे में हमें पता चल गया। तो एक प्रतिनिधि की पहचान से एक प्रतिनिधि के अध्ययन से पूरे वर्ग का अध्ययन हो जाएगा। पूरे वर्ग का अध्ययन हो जाएगा। तो वर्गीकरण बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये पॉइंट्स है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। अब वर्गीकरण की आवश्यकता होने पर जब वर्गीकरण कर लिया गया तो जिन स्टेप्स में वर्गीकरण किया उस विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं वर्गीकी। क्या कहते हैं? वर्गीकी। वर्गीकरण करते समय जब वर्गीकरण किया गया तो उसके लिए नियम बनाए गए, कानून बनाए गए, उसके लिए पुस्तकें लिखी गई और उस पुस्तकों में का जो अध्ययन है जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है वर्गीकी। और वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विभिन्न पदों के अनुसार धीरे धीरे किया गया। वो उस पद का अध्ययन अपन पाठ में आगे की ओर करेंगे। अब वर्गीकरण की आवश्यकता, जब कोई वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण विज्ञान आ गया, तो अब जब वर्गीकरण कर दिया गया तो विभिन्न जीवों को नाम देने की आवश्यकता हुई, क्योंकि नाम होगा तभी हम उसके बारे में अध्ययन कर पाएंगे। तो उस क्रिया को जिसमें जीवों के नाम दिए जाते हैं उसे कहा जाता है नामकरण। प्रत्येक जीव का अलग अलग नाम होना आवश्यक है। यदि नाम नहीं होगा, स्पेशल विशेष नाम नहीं होगा, तो उसके बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो नामकरण में सबसे पुराने समय में जो नाम दिए गए वो थे देशी नाम। देशी नाम थे। अब ये देशी नाम किन्हें कहा जाता है? देशी नाम यानी किसी भी देश में उसकी भाषा के अनुसार किसी जंतु को क्या कहा जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलेंगे कुत्ता, उसको अंग्रेजी भाषा वाले देश में बोला जाएगा डॉग। दोनों एक ही के बारे में बोल रहे होंगे, लेकिन नाम में क्या हो जाएगा? डिफरेंस। तो ये जो देसी नाम थे, देसी नाम यानी किसी देश में उसी भाषा के बारे में उसी एक ही जंतु के जो नाम है, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा में हम देखेंगे तो वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारे ही देश में कुत्ता को कहीं पर कुत्ता बोला जाएगा, कहीं पर कुकर बोला जाएगा, ऐसे अलग अलग नाम बोले जाते हैं। पौधों में भी यदि आप तुरैया बोले, तुरैया की सब्जी, तो तुरैया गिलकी अलग अलग बोला जाता है। अमरूद, जाम, हमारे देश में जब अलग अलग नाम बोले जाते हैं तो अलग अलग देशों में तो हो ही जाएंगे। तो देशी नाम के द्वारा पूरे संसार में एक दूसरे में एक वैज्ञानिक लोग एक दूसरे से किसी भी जीव के बारे में बात करेंगे तो भारी कंफ्यूजन हो जाएगा, वो एक दूसरे के नाम समझ नहीं पाएंगे। अतः इन नामों से पूरे संसार के वैज्ञानिक किसी भी जीव के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। जबकि जैव विविधता का अध्ययन करना है, मतलब पूरे संसार के जीवों का अध्ययन करना है, अतः उनके लिए वैज्ञानिक नाम देने की आवश्यकता पड़ी। यानी वैज्ञानिक नाम यानी ऐसे नाम जो वैज्ञानिक, यदि किसी भी देश का वैज्ञानिक हो, किसी भी देश का वैज्ञानिक हो, वो जब किसी नाम को बोलेगा तो पूरे देशों के वैज्ञानिक समझ जाएंगे कि ये किस विशेष जंतु या किसी विशेष पौधे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सबको कौन से नाम पता होंगे? वैज्ञानिक नाम। और ये वैज्ञानिक नाम देने के लिए वैज्ञानिकों ने आपस में बहुत शोध हुआ, अध्ययन हुआ। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लीनियस। क्या नाम था? कार्ल लीनियस। इन्होंने वर्गीकरण में भी एक विशेष भूमिका निभाई थी और स्पीशीज प्लांटेरम नाम की इन्होंने पुस्तक भी लिखी। उसमें
इन्होंने कार्ल लिनियस ने विभिन्न अलग अलग प्रकार के पद दिए कि ऐसे नामकरण किया जा सकता है, ऐसे नामकरण किया जा सकता है। तो वो नामकरण किस किस आधार पर हुए? पहला था बहुपद नामकरण, पहला। दूसरा द्विपद नामकरण और तीसरा था त्रिपद नामकरण। आप ये समझिए, कार्ल लिनियस ने परिकरण में विशेष भूमिका निभाई, नामकरण में भी विशेष भूमिका निभाई। तो जब जीवों को नाम दिया जाने लगा तो पहला था बहुपद नामकरण। बहुपद नामकरण यानी किसी भी जीव का नाम एक शब्द से नहीं होगा, उसके नाम में 2 या 3 या 4 शब्द होंगे। द्विपद नामकरण में निर्धारित हुआ कि किसी भी जीव को 2 शब्दों से उसका नाम रखा जाएगा। उन द्विपद में एक होगा वंश का नाम और एक होगा उसकी जाति का। जो पहला शब्द होगा वो उसके वंश को दर्शाएगा और जो दूसरा शब्द होगा वो उसकी जाति को दर्शाएगा। त्रिपद नामकरण पद्धति में क्या हुआ? कहा गया कि पहला जो होगा उसके वंश को दर्शाएगा, दूसरा उसकी जाति को दर्शाएगा और तीसरा उसकी उपजाति को दर्शाएगा। सबसे पहले कौन सा नामकरण होगा? बहुपद नामकरण, जिसमें कई शब्दों का मेल के द्वारा किसी भी जीव का नाम रखा जाता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सरल नहीं है क्योंकि बहुत नाम बड़ा हो जाता था। तो वैज्ञानिकों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, बोला ये नामकरण पद्धति सही नहीं है। तब फिर वैज्ञानिकों ने आपस में मिलकर एक नई नामकरण पद्धति सोची जिसका नाम था द्विपद नामकरण पद्धति, जिसमें 2 शब्दों से नाम रखा जाता है। एक है, पहला है वंश का नाम, दूसरा होता है उसकी जाति का नाम। अब तब भी देखा गया कि कुछ जंतुओं में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, तो जाति से भी उनकी बनाई गई उपजाति। तब कौन सी पद्धति का जरूरत महसूस हुई? त्रिपद नामकरण की। त्रिपद नामकरण में पहला शब्द होता है वंश का, दूसरा होता है उसकी जाति का और तीसरा होता है उसकी उपजाति का। जैसे कि द्विपद नामकरण में यदि हम देखें, मटर का वैज्ञानिक नाम है मटर, आप खाते हैं मटर, उसका वैज्ञानिक नाम देखिए इधर सामने, द्विपद नाम पद्धति, इसका हम पहले अध्ययन करते हैं। द्विपद में मैंने क्या बताया आपको? पहला शब्द किसका होता है? उसके वंश का, और दूसरा शब्द कौन सा होता है? उसकी जाति। पहला वंश और दूसरा जाति। अब इसमें हम कुछ जीवों के, कुछ पौधों के नाम देखते हैं। जैसे पहला मटर। मटर का द्विपद पद्धति के आधार पर इसका नाम है पाइसम सेटाइवम। सरसों, इसका नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसी तरह प्याज का नाम है एलियम सेपा। ऐसे ही पौधों के भी और जंतुओं के भी अलग अलग नाम रखे गए। जैसे कि इसमें अलग अलग जंतु में हम देखेंगे तो गौरैया का नाम है पेसन, ये एक ही नाम है। गेहूं है, गेहूं का नाम है टिटकम एस्टाइवम। ऐसा इनमें आप देखेंगे पहला जो शब्द है वो वंश का है और दूसरा कौन सा है? जाति। तो विभिन्न जंतुओं के नाम ऐसे रखे गए और वैज्ञानिकों में आपस में सहमति बनी कि ये नाम बहुत ही बढ़िया है और इनको हमारे जीव विज्ञान में लागू किया जा सकता है।
तो अधिकतम जो जीव और पौधे हैं, जंतु और पौधे हैं, उनके नाम द्विपद नाम पद्धति से ही रखे जाते हैं। जब सारे संसार के वैज्ञानिक आपस में मिलते हैं तो उन्हीं नामों से इनको पुकारा जाता है। सारे संसार के वैज्ञानिक मटर को किस नाम से जानेंगे? पाइसम सेटाइवम। प्याज को किस नाम से जानेंगे? एलियम सेपा। सरसों को किस नाम से जानेंगे? ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस। ऐसे यदि हम बोलेंगे कॉकरोच या अर्थवर्म, हम कॉकरोच को कॉकरोच बोलते हैं, लेकिन पूरे संसार में उसको कॉकरोच नहीं बोला जाता। तो पूरे संसार में उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या नाम है उसका? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। यदि हम केचुए के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्य केचुए के बारे में, तो हम उसका वैज्ञानिक नाम बोलेंगे फेरेटेमा पोस्थुमा। उसका नाम है फेरेटेमा पोस्थुमा। अभी तो ये नाम मैंने वैज्ञानिक नाम हिंदी में ऐसे लिख दिए, लेकिन वास्तव में ये जो द्विपद नाम पद्धति में नाम लिखे जाते हैं, इनके कुछ नियम हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे।